रीमा और सोम ये दो चोर रात के समय गांव-गांव घूमकर चोरियां करते थे। दोनों को इसमें बहुत मजा आ रहा था। एक रात ऐसे ही चोरी करने के इरादे से रीमा और सोम एक गांव में आ पहुंचे। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव को देखने लगे। गांव दिखने में छोटा था, पर घर बहुत अच्छे और बड़े थे। देख रही हो रीमा, गांव के सभी लोग बहुत पैसे वाले दिखते हैं। ये गांव तो हमें एक ही रात में अमीर बना देगा। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक होते हैं। इनके घर में चोरी करना आसान नहीं होगा। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। ये गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होते हैं। हम इन्हें नकली चुड़ैल बनके डराएंगे और फिर लूट लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब इन्हें नकली चुड़ैल से कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर रीमा चुड़ैल की तरह हंसने लगी और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम का एक आदमी उसकी बीवी के साथ रहता था। वो बहुत अमीर नहीं था, पर पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। उस रात वो दोनों घर में गप्पे लड़ा रहे थे। तभी घर की लाइट चली गई। अरे ये क्या? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर देख के आता हूं। शायद बारिश की वजह से गई होगी। गुरुनाथ वहां से चला गया। बाहर अचानक बिजली कड़की और नलिनी डर गई। थोड़ी ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोरों से चीखने की आवाज आई। उस आवाज से नलिनी और भी डर गई। गुरुनाथ, क्या हुआ आपको? नलिनी अंधेरे में दौड़कर ऊपर जाने लगी। उसी वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़कर नीचे आ रहा था। सीढ़ियों के बीच में दोनों टकराए और नीचे गिर गए। नलिनी ने गुरुनाथ को देखा। वो बहुत डरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। ये खून कैसे निकल रहा है? ऊपर ऊपर! कौन है ऊपर? चुड़ैल! चुड़ैल का नाम सुनकर नलिनी भी डर गई। तभी दोनों ने देखा कि सीढ़ियों से एक रोशनी उनकी तरफ हवा में तैरती हुई आ रही थी। दोनों डर के मारे भागे और घर के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, पर घर का दरवाजा बाहर से बंद था। गुरुनाथ ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इतने में पीछे से एक भयानक आवाज आई। रुक जाओ! दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लिए खड़ी थी। उस मोम की रोशनी में उसका डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। भागने की जरूरत नहीं है। अगर जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तुम जो कहोगी वो हम करेंगे, पर हमें जाने दो प्लीज। अच्छी बात है। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगी। उसके बाद चुड़ैल ने अपना एक हाथ खिड़की की ओर बढ़ाया और अपनी उंगलियां हिलाने लगी। जैसे ही चुड़ैल ने उंगलियां हिलाई, एक बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आया और चुड़ैल के सामने जमीन पर गिर गया। ये देखकर गुरुनाथ और नलिनी बहुत ज्यादा डर गए। तुम्हारा सारा पैसा और सोना लेकर इस बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सोचने लगे। उतने में चुड़ैल चिल्लाई, जल्दी करो वरना इस आग से तुम दोनों को जला दूंगी। गुरुनाथ ने जाकर बैग उठाया और भागता हुआ पैसे लाने चला गया। चुड़ैल वहीं खड़ी रहकर नलिनी को घूर रही थी।
नलिनी चुड़ैल के उस भयानक चेहरे को देखकर डर रही थी। अचानक खिड़की से जोर की हवा आई और चुड़ैल की साड़ी उड़ने लगी। नलिनी की नजर चुड़ैल के पैरों पर गई। उसने देखा कि चुड़ैल ने साड़ी के अंदर जीन्स पहनी थी। नलिनी को चुड़ैल पर शक होने लगा। ये चुड़ैल तो कोई लड़की लगती है जो चोरी के इरादे से यहाँ आई है। मुझे ये बात गुरुनाथ को बतानी होगी। नलिनी ने चुपके से अपनी चप्पल उतारी और उस मोमबत्ती पर दे मारी। इसकी वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही नलिनी गुरुनाथ की तरफ भागी। गुरुनाथ, रुक जाइए, ये नकली चुड़ैल है। चुड़ैल भी उसके पीछे भागी, पर अंधेरे की वजह से उसका सर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। घर की लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल की आवाज सुनकर गुरुनाथ और नलिनी उसके पास आए। चुड़ैल जमीन पर चुपचाप पड़ी हुई थी और अब साड़ी के अंदर की जीन्स साफ नजर आ रही थी। अरे, ये तो नकली चुड़ैल है। तो इसने वो बैग कैसे हवा में उड़ाया? चुड़ैल की आवाज सुनकर सोम घर का दरवाजा खोलकर अंदर आया और सीधा जाकर चुड़ैल के पास बैठ गया। रीमा, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, मतलब तुम भी इसके साथ हो? मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम लोगों को अंदर करवाता हूँ। जैसे ही गुरुनाथ फोन की तरफ बढ़ा, बाहर जोरों से बिजली कड़की और चुड़ैल ने गुरुनाथ का पैर पकड़ लिया। गुरुनाथ एकदम से चौंक गया। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर नलिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गया, क्योंकि उसे पता था कि साड़ी के अंदर तो रीमा थी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो आम लड़की थी ना, जो नकली चुड़ैल बनी थी। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ी हो गई। कोई रीमा नहीं है यहाँ। वो पैसों का बैग मुझे दे दो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुरुनाथ ने डरते हुए कहा। मैं नहीं दूंगा। नलिनी, ये जरूर इनकी कोई नई चाल है। क्या कहा? चुड़ैल ने गुस्से में आकर गुरुनाथ को हवा में उठाया और दीवार पर फेंक दिया। चुड़ैल ने वो बैग उठाया और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़ता हुआ बाहर आया और चुड़ैल की दिशा में देखने लगा। सोम को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी दोस्त जो नकली चुड़ैल बनी थी, वो अब असली चुड़ैल का रूप लेकर इंसानों को मार रही थी। उस हादसे के बाद गांव में चुड़ैल की वजह से बहुत लोगों की मौत हुई, क्योंकि लोग उसकी जीन्स देखते और उसको नकली चुड़ैल मानकर उसे पैसे देने से इनकार कर देते थे। दीपक अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपने गांव के पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहता था और खेतीबाड़ी संभालता था। जिंदगी उसके मुताबिक ही कट रही थी, लेकिन तभी उसे एक गहरा सदमा लगा, ये जानकर कि उसकी जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं। उसे एक बीमारी है जो कि 3rd स्टेज पर है और अब मुश्किल से उसकी जिंदगी का 1 ही महीना बचा है। एक शाम दीपक अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने घूंघट करा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। अरे, कौन हो तुम? और इतनी रात को इस सुनसान जमीन पर क्या कर रही हो? वो अनजान लड़की रोते हुए। मेरा नाम मंजू है। अरे मालिक, अब क्या बताए।
रास्ता भटक गई हूँ अपने गांव का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कोई पहचान वाला या दरिया दिल इंसान भी नहीं नसीब हो रहा। तो क्या आज तुम पूरी रात इस बंजर जमीन पर यूं ही रोती रहोगी? तो अब और क्या करूं मालिक? इस अभागन की किस्मत में यही लिखा है। दीपक मन ही मन सोचते हुए, है तो ये एक अबला नारी ही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा सुनो, आज रात के लिए तुम मेरे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाना और कल सवेरे सवेरे ही चली जाना। हाँ ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। दीपक मंजू को आज की रात के लिए जगह दे देता है। अगली सुबह दीपक एक गहरी लेकिन थकावट वाली रात को पूरा करते हुए बिस्तर से उठता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे मंजू आईने के सामने बाल बनाते दिखती है। उसे देखकर कुछ समय के लिए तो दीपक मदहोश सा हो जाता है। दीपक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। पिछली रात घूंघट के कारण वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब उसने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उस पर फिदा हो गया। मालिक, अब मेरे निकलने का वक्त हो गया है। अरे इतनी जल्दी? चलो बढ़िया सी चाय हो जाए। दीपक चाय बनाकर लाता है। दीपक का पूरा मन था कि उसके दिल में मंजू के लिए क्या चल रहा है ये उसे बता दे, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत कहां। खैर, दोनों साथ चाय पीते हैं और दीपक भी जाते जाते उसे कहता है, मंजू, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम आती रहना मुझे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, अभी मैं चलती हूँ। इसके 2 दिन के बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़ने लगा। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। उसका कोई भी अपना नहीं था और न ही उसका कोई परिवार था। लेकिन तभी उसे मंजू याद आ जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में मंजू का नाम आता है, वैसे ही दरवाजे पर एक घंटी बजती है। दीपक धीमे और थके आवाज में, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ सकते हो। दरवाजे के बाहर मंजू खड़ी थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अरे मंजू, तुम यहां इतनी रात को? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको यूं ठीक कर दूंगी। नहीं मंजू, अब तो डॉक्टर ने भी जान बचाने से साफ इनकार कर दिया है। अब बस कुछ हफ्तों में मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी। उस रात मंजू ने दीपक को गरम पट्टी से सेका और दीपक की भी न जाने कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह हुई तो मंजू पहले से उठकर जागी थी और दीपक के लिए चाय बना लाई। उस पूरे दिन मंजू दीपक की जी जान से देखभाल कर रही थी और कुछ हर्बल दवाइयां भी दी। आज की रात दोनों एक ही पलंग पर आराम कर रहे थे। दीपक खुद पर काबू न पा सका और जाकर मंजू से लिपट गया। मंजू को भी जैसे दीपक की बाहों में एक बहुत हसीन सुकून मिल रहा था। दोनों उस रात खूब इंटीमेट हुए, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो शादीशुदा नहीं थे। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल थी। वो भी खुद को रोक ना सकी। अगली सुबह
जब दीपक की नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे किसी भी तरह का बुखार, थकावट या बीमारी का संकेत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो मंजू को आवाज लगाने लगा, लेकिन मंजू उसे पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शर्मा के चली गई होगी, दोबारा जरूर आएगी। लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया जो उसने कहा था कि वो दीपक को बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा लेगी। वो अपने डॉक्टर से भी मिला और इस बार उसके हेल्थ रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल सेफ था। अब वो उस लड़की का पता ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की यानी मंजू उसे कहीं नहीं मिली। आज भी ये एक गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक की कौन थी जिसने उसे जिंदगी दी लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एक प्यार करने वाली चुड़ैल तो नहीं थी? माया एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, तो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए। कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसाकर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था, तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो। जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है, घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा। अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं। इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्तां पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी,
लेकिन रात ढलते न जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना। लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है। जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहां क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना। वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंसकर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान
एक बार मौत से बच जाए, लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं।